चलिए अभी क्लियर हो गया, वही सारी हो गई, थोड़ा बीच में इसकी प्रॉब्लम आ गई थी, अभी ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आगे अपन यहाँ पे देखिए, अपन जो बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वहां पे कर रहे थे अपन सहकारिता के बारे में बात कर रहे थे कि सहकारिता क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है सहकारिता के अंदर, ठीक है। उन सभी पॉइंटों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो बैंकिंग का और आरबीआई का जो आपका टॉपिक है वो पूरा कर चुके हैं। बैंकिंग और क्या होगा आपका यहाँ पे आरबीआई, ठीक है। बैंकिंग और क्या होगा आपके यहाँ पे आरबीआई का टॉपिक अपन यहाँ पे पूरा कर चुके हैं। आज का अपना जो तीसरा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ वो रहेगा अपने यहाँ पे सहकारिता के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। जब अपन आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें अपने सामने टॉपिक भी आया था, अपने सामने डिस्कस भी हुआ था, कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में अपने बात की थी कि कोऑपरेटिव बैंकिंग क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। उसी बेस के ऊपर क्या करेंगे आगे अपन यहाँ भी डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या है। एक नाम से स्पष्ट हो रहा है आपका कोऑपरेटिव, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है आपका यहाँ पे कोऑपरेटिव मतलब क्या होगा आपके, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे आपसी सहयोग के आधार पे, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे आपसी सहयोग के आधार पे किया जाने वाला कार्य, ठीक है। आपसी सहयोग किसका रहेगा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का मान के चलिए, तो दो से अधिक एक व्यक्ति के अधिक आने के लिए आपके यहाँ सहयोग नहीं करेगा। तो एक बात तो है कि इसके अंदर कोऑपरेटिव क्या रहेगा आपके यहाँ, इसके अंदर बहुवचन के अंदर लोग रहेंगे, ठीक है। बहुवचन मतलब क्या रहेगा आपके यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या रहेंगे इसके अंदर आपके यहाँ शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव का मतलब आपको समझ में आएगा, वहां पे क्या रहेंगे आपके दो या दो से अधिक व्यक्तियों क्या कहलाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों क्या कहलाएगा इसमें आपके यहाँ शामिल किया जाएगा। कोऑपरेटिव का मतलब आ गया आपके समझ में। अब दो या दो से अधिक व्यक्ति कितने भी नंबर हो सकते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। नंबर तो आपको पता ही, ये तो किसके बारे में बात होगी आपकी कोऑपरेटिव। लेकिन जब बात की जाए आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी बिल्ड की जाएगी तो इसके अंदर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम कुछ बुक्स के अंदर आपको 10 मिलेंगे, कुछ बुक्स के अंदर आप जाओ तो वहां पे आपको 15 भी मिलेंगे, ठीक है। एक नंबर ऑफ जो डाटा है आपका यहाँ पे बिल्कुल फिक्स डाटा इसका आपको नहीं बताया गया है। आपके जितने लोग पढ़ने वाले सबकी क्या रहेगी थ्योरी के बारे में अलग अलग रहने वाली है। जितने भी टीचर आपको पढ़ाने वाले अप्रोच टू अप्रोच उनकी थ्योरी भी क्या रहेगी आपके यहाँ पे अलग अलग रहने वाली है। बट आपको यदि मान के चलना है कि ऑथेंटिक डाटा कौन सा है, इसका सही डाटा कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है कि इसका 15 जो आएगा वो क्या रहेगा डाटा आपका यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। 15 जो डाटा है मतलब कि कुल कितने होने चाहिए आपके, मिनिमम कितनी संख्या में होनी चाहिए, 15 की संख्या में क्या किया जाना चाहिए आपके अंदर इसके अंदर शामिल किए जाने चाहिए आपके यहाँ पे 15 तो इसके अंदर आपके अंदर शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो यदि पूछा जाए आपसे सहकारिता का मतलब पूछा जाए तो आपको बताना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है वो किसके अंदर आता है आपके यहाँ पे सहकारिता में शामिल किया जाता है। किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप किसमें होता है आपके यहाँ पे सहकारिता में उसको शामिल करने का काम करते हैं। और ये सहकारिता किसमें होती है आपके यहाँ पे बहुवचन की होती है, मतलब की होगा आपके यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के अमाउंट के अंदर क्या होती है सहकारिता को शामिल किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे कोऑपरेटिव का। अब अपने यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि कोऑपरेटिव की शुरुआत कैसे होती है, किसने स्थापना की थी, कोऑपरेटिव होता क्या है, कौन कौन सी इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं, उन सभी पॉइंटों के बारे में क्या करेंगे अपने यहाँ पे बिंदुवार उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। कि कोऑपरेटिव होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन सी इसकी आवश्यक शर्तें होती हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कोऑपरेटिव सहकारिता का जनक कौन है। आपने पढ़ा भी होगा या आपने इसके बारे में देखा भी होगा, सहकारिता का जनक, सहकारिता का जनक कौन है। तो सहकारिता जनक में किसको बताना आपके यहाँ पे, रॉबर्ट ओवन क्या है आपके यहाँ पे सहकारिता के जनक रहेंगे। कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे, रॉबर्ट ओवन क्या जाएंगे आपके यहाँ पे सहकारिता के जनक हो जाएंगे, रॉबर्ट ओवन क्या जाएंगे सहकारिता के जनक हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इस चीज के बारे में यदि पूछ ले आपके यहाँ पे सहकारिता के जनक कौन है तब आपको इसके आंसर बताना है कि रॉबर्ट ओवन क्या हुआ आपके यहाँ पे सहकारिता के जनक हो गए। आ गया तो बात क्लियर। अब अगला जो इसका जो मूल मंत्र है इसका मंत्र क्या है, सहकारिता का मंत्र क्या है आपके यहाँ पे, तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे सहकारिता का मंत्र क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। सहकारिता का मंत्र क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, सहकारिता का मंत्र क्या आ जाएगा, एक सबके लिए सब एक के लिए आ जाएगा आपके यहाँ पे। सहकारिता का मंत्र क्या आ जाएगा, एक सबके लिए, एक सबके लिए, एक सबके लिए सब एक के लिए, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि सहकारिता का मूल मंत्र कौन सा, तब आपको बताना है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए क्या जाएगा इसका मूल मंत्र हो जाएगा। सहकारिता के कोऑपरेटिव के जनक कौन आपके यहाँ पे, तो रॉबर्ट ओवन क्या जाएंगे आपके यहाँ पे सहकारिता के जनक हो जाएंगे, ठीक है।
आगे यहाँ तक की बात क्लियर। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना, सहकारिता का जनक कौन हो गया, इसका मंत्र क्या हो गया, तो इन दोनों पॉइंटों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक कि अभी आपके 2 क्वेश्चन बने हैं जिनके बारे में आपने डिस्कस किया है, सहकारिता का जनक रॉबर्ट ओवेन और सहकारिता का मंत्र क्या होगा, एक सबके लिए और सभी के लिए क्या हो जाएगा, आपका इसका मंत्र ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी आपकी यहाँ पे। आगे तक अब आगे देखिए इसके अंदर, इसके अलावा सहकारिता को घोषित कैसे किया जाएगा, सहकारिता के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है। अगला पॉइंट कहता है कि सहकारिता की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी आएंगी आपके यहाँ पे। सहकारिता की आवश्यक शर्तें, भाई किसी भी ग्रुप को या किसी को भी सहकारिता सोसाइटी में कैसे शामिल किया जाएगा, तो सहकारिता की आवश्यक शर्तें। ठीक है, इस सहकारिता की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी रहने वाली हैं, इसके बारे में आपको देखना है। देखिए, सबसे पहली शर्त क्या रहेगी, इसके अंदर आपके यहाँ पे न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे कि सहकारिता की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम सदस्य संख्या। ठीक है, इस न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में अभी अपन डिस्कस किया था कि कुछ बुक्स के अंदर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 10 मिलेगी और कुछ के अंदर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 15 मिलेगी। तो आपको कौन सी ध्यान रखना है, आपके यहाँ पे 15 के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, आपके यहाँ पे सहकारिता की 15 आ जाएगी। बात की जाए आपके यहाँ पे इसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी आपके यहाँ पे, न्यूनतम के बाद में यदि पूछा जाए आपके यहाँ पे इसमें अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, क्या पूछा जाए आपसे यहाँ पे इसके अंदर अधिकतम सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी सहकारिता के आपके यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगी आपके यहाँ पे, ये कितने 100 तो है ये, लेकिन 100 से अधिक भी आपके यहाँ पे हो सकती है। तो न्यूनतम और अधिकतम 2 के बारे में अपने बात की, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ पे 15 हो सकती है और अधिकतम कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ पे 100 या 100 से अधिक की भी आपके यहाँ पे इसकी सदस्य संख्या आपके यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है, तो सहकारिता के जनक कौन थे आपके यहाँ पे, रॉबर्ट ओवेन थे। मंत्र क्या था, एक सबके लिए सब एक के लिए आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, और इसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी, 2 शर्तों के बारे में अभी तक अपने डिस्कस किया है, न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में अपने डिस्कस किया है। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये जो सहकारिता में जो सदस्य बनाए जाएंगे, बनाने का बेस क्या रहेगा, इसका आधार कौन सा रहने वाला है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो सहकारिता के सदस्य बनने का आधार क्या रहेगा आपका, तो सहकारी के सदस्यों का, सहकारिता के सदस्य लोकतांत्रिक आधार पर बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे। किसके आधार पर बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे, लोकतांत्रिक आधार पर बनाए जाएंगे, लोकतांत्रिक आधार पर बनाए जाएंगे। अब आप कहोगे साहब लोकतांत्रिक आधार पर कैसे, लोकतांत्रिक आधार पर बनाए जाएंगे, लोकतांत्रिक आधार पर बनाए जाएंगे, पर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब लोकतांत्रिक आधार का मतलब क्या होगा कि मान के चलिए किसी भी एक सोसाइटी बनाई गई है, उस सोसाइटी में अध्यक्ष कौन रहेगा, आपका उपाध्यक्ष कौन रहेगा, महासचिव कौन रहेगा, सचिव कौन रहेगा, कोषाध्यक्ष कौन रहेगा, वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होगी, जो टोटल जो मेंबर होंगे उसके अंदर, उस सोसाइटी में जितने भी मेंबर होंगे उन सभी मेंबरों के द्वारा आपसी विचार विमर्श के आधार पर या उनमें से किसी एक व्यक्ति क्या किया जाएगा, उसके अंदर आपके यहाँ पे बनाया जाएगा, किसी एक व्यक्ति को उसके अंदर आपके यहाँ पे शामिल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो सहकारिता जो सदस्य रहेंगे इनका जो चयन किया जाएगा, जिनको बनाया जाएगा, तो आधार कौन सा होगा आपके यहाँ पे, इसको लोकतांत्रिक आधार भी क्या किया जाएगा, सहकारिता के सदस्य आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे। इनको मान के चलिए इनका चयन किया जाएगा, यहाँ पे इनका एक तरह से मान के चलिए निर्वाचन होगा और निर्वाचन का आधार कौन सा रहेगा आपके यहाँ पे, लोकतांत्रिक आधार ही क्या रहेगा आपके यहाँ पे निर्वाचन का बेस रहने वाला है। ठीक है, तो सहकारिता के सदस्य किस बेस पे बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे, लोकतांत्रिक आधार पर इन सदस्यों को क्या किया जाएगा, आपके यहाँ पे निर्वाचन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे साहब सदस्य बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, कोई अधिकतम योग्यता होनी चाहिए, या इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया या ऐसी कोई भी न्यूनतम या अधिकतम योग्यता नहीं तय की गई है। इसमें क्या दिया गया आपके यहाँ पे, सहकारिता के सदस्य में स्वैच्छिक आधार को तय बनाया गया है। आपके यहाँ पे कौन से आधार को, स्वैच्छिक आधार पर सदस्य बन सकते हैं, किसके आधार पर, स्वैच्छिक आधार पर सदस्य बनाए जा सकते हैं, स्वैच्छिक आधार पर बनाए जा सकते हैं। किसके आधार पर बनाए जा सकते हैं आपके यहाँ पे, इसको स्वैच्छिक आधार पर इनको यहाँ पे बनाए जाने का कार्य किया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो सदस्य किस बेस पे बनाए जाएंगे आपके यहाँ पे, सदस्य क्या होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं, अपनी इच्छा से क्या होते हैं सोसाइटी में शामिल होते हैं और अपनी इच्छा से क्या करते हैं यहाँ पे सोसाइटी में क्या करते हैं, वहां से अपना नाम वापस लेते हैं। तो आधार कौन सा आधार पर आपके यहाँ पे, इसका स्वैच्छिक आधार पर सदस्य बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे तक की बात समझ में आपके यहाँ पे।
ठीक है। अब देखिए, आप सदस्य बना दिए, सदस्य ने क्या किया, आपने यहाँ पे अमाउंट भी जमा किया, तो इन सदस्यों के द्वारा जो भी उनके द्वारा, ठीक है, सहकारी संगठन के द्वारा जो भी अर्जित लाभ होगा उस लाभ का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, तो वो देखिए आपके यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आएगा आपके यहाँ पे, सहकारी सदस्यों के द्वारा अर्जित लाभ का, सहकारी सदस्यों के द्वारा अर्जित लाभ का ठीक है। अब अर्जित लाभ का बंटवारा किस माध्यम से किया जाएगा, इसके माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सहकारी सदस्य किस प्रकार से क्या करेंगे, आपके अंतिम का बंटवारा करने काम करेंगे। तो इसमें से क्या क्या रहेगा आपके यहाँ पे, 25% जो पार्ट रहेगा वो किस में जमा किया जाएगा, आपके यहाँ सुरक्षित कोष में जमा करने काम किया जाएगा, ठीक है। जिसके पास जो भी अमाउंट प्राप्त होगा उसका 25% पार्ट किस में होगा, आपके यहाँ पे सहकारिता की सुरक्षित कोष में जमा किया जाएगा, सहकारिता की सुरक्षित कोष में जमा किया जाएगा, कोष में जमा किया जाएगा, ठीक है। तो 25% पार्ट किस में जमा होगा, आपका यहाँ पे सहकारिता के इसके कोष में आपके यहाँ पे जमा करने का काम कर दिया आपके यहाँ पे। 10% जो पार्ट रहेगा वो किस में रहेगा, आपके यहाँ पे 10% वो क्या रहेगा, आपके यहाँ पे कल्याण कार्य में लगाया जाएगा, कल्याण कार्य में लगाया जाएगा। 10% पार्ट किस में होगा, कल्याण कार्य में लगाया जाएगा, ठीक है। 25% क्या होगा, सुरक्षित कोष में रख लिया। 10% जो पार्ट रहेगा वो किस में लगा दिया, आपने यहाँ पे कल्याण कार्य में लगा दिया गया आपको यहाँ पे। और जो 65% जो पार्ट बच गया वो क्या कर लिया जाएगा, सदस्यों के द्वारा आपस में क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे वितरित कर लिया जाएगा। 65% पार्ट को सदस्यों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर सदस्यों के द्वारा आपस में ही वितरित किया जाएगा, आपस में ही वितरित कर लिया जाएगा, आपस में ही वितरित कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे हम तक की बात समझिए। तो सहकारी सदस्यों के द्वारा अर्जित लाभ कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, 25% पार्ट किसमें रहेगा, आपका सहकारिता की सुरक्षित कोष में जमा किया जाएगा। 10% किसमें लगाया जाएगा, आपके कल्याण कार्य में लगाया जाएगा। 65% पार्ट भी क्या किया जाएगा, सदस्यों के द्वारा आपस में यहाँ पे वितरित करने का काम कर लिया जाएगा। ये क्या करेंगे, इस पार्ट को अपने आपस में यहाँ पे जिसके द्वारा लेंगे, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में ही आप इसको डिवाइड करने का काम कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझिए। ये पॉइंट होगा आपके यहाँ तक के लिए लोकतांत्रिक आधार पर बनाया जाएगा। सब इच्छुक उनके पास में आधार होता है, इच्छा हो तो रहेंगे, नहीं इच्छा हो तो आप अपने यहाँ पर नाम विड्रॉ कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट आया, मान के चलिए 100 रुपए आए तो 100 रुपए में से 25 रुपए क्या कर लिए उन्होंने अपने पास में सुरक्षित रख लिए। 10 रुपए किसमें लगा दिया, आपके यहाँ कल्याण कार्य में लगा दिए गए उनके द्वारा। और 65% जो 65 रुपए जो बच गए, अब जितने भी इसके अंदर मेंबर और जो सदस्य रहेंगे वो क्या कर लेंगे, इस 65 रुपए को अपने पास में आपस में इसको बांटने का कार्य कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम कौन से होगा, सहकारिता के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो भी लाभ अर्जित किया जा रहा है उसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट कौन सा होता है, इनके पास में कौन सा होता है, सहकारी समिति के पास में क्या होता है, इन सहकारी संगठनों के पास में कानूनी अस्तित्व भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है आपके यहाँ पे, इन सहकारी संगठनों के पास में, इन सहकारी संगठनों के पास में, ठीक है, इन सहकारी संगठनों के पास में कानूनी अस्तित्व भी होता है। इन सहकारी संगठनों के पास में कानूनी अस्तित्व भी होता है, के पास में कानूनी अस्तित्व भी होता है, के पास में कानूनी अस्तित्व होता है। क्या होता है, संगठनों के पास में क्या होता है, यहाँ पे कानूनी अस्तित्व इनके पास में होता है। तो इन सहकारी संगठनों के पास में क्या होता है, कानूनी अस्तित्व इनका यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझिए, ये पॉइंट होगा तो क्लियर। अगला पॉइंट देखिए आपने, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनका पंजीकरण, इनका पंजीकरण, इनका पंजीकरण, इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, कोऑपरेटिव
सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनका पंजीकरण करने का काम किसके पास होता है? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पे इनका पंजीकरण करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये बात कौन कौन सी होगी आपके यहाँ पे? इसके बारे में सहकारी समिति की विशेषताएं थी, जो इनका लाभ था, लाभ के बारे में बात की। तो सबसे पहला पॉइंट आप में से कोई भी क्वेश्चन आपका पुट अप हो सकता है। ठीक है, सही या गलत के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी अपने जो इसके 8 से 10 जो इसके प्रॉफिट के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में बात की, तो वहां से इसके अंदर क्या कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा सही नहीं है, तो उस आधार पर क्या कर सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुट अप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बारे में किसके बारे में बात होगी आपके सहकारी समितियों की परिभाषा या उसकी सहकारी समितियों के लाभ क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, उसके बारे में अपने डिस्कस किया। अब आगे बात करते हैं कि सहकारी समिति की परिभाषा होती क्या है वास्तव में, किस प्रकार से सहकारी समिति को डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो सहकारी समिति को डिफाइन करने में आपके यहाँ पे उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने यहाँ पे सहकारी समिति की परिभाषा के बारे में। परिभाषा, अब इसकी परिभाषा देने के लिए क्या था आपके यहाँ पे, अलग अलग रूप से क्या बनाए गए थे, संगठन बनाए गए थे, अलग अलग रूप से क्या दिए गए थे आपके यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग रूप से आपके यहाँ पे परिभाषा देने का कार्य किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आएगी थी 1946 में। इसकी परिभाषा, इसको डिफाइन करने का प्रयास किया गया था सहकारी समिति योजना के माध्यम से। इसको क्या किया गया, ठीक है, सहकारी समिति योजना के माध्यम से 1946 में इसे डिफाइन करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, सहकारी समिति योजना 1946 के माध्यम से, सहकारी समिति योजना 1946 के माध्यम से, सहकारी समिति योजना 1946 के माध्यम से, ठीक है, कौन सी सहकारी समिति योजना कब लाई थी आपके 1946 में लाई गई थी। तो उसके माध्यम से क्या किया था, यहाँ पे इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया था कि सहकारिता होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन से इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए अपने यहाँ पे। ठीक है, सहकारिता की बात की, सहकारिता क्या होती है, एक इस प्रकार का संगठन होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति का ग्रुप क्या होता है, अपने यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक हितों को, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक हितों क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या होते हैं, आपस में यहाँ पे संगठित होते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे, तो सहकारिता क्या होता है, एक इस प्रकार का संगठन, एक इस प्रकार का संगठन, एक इस प्रकार का संगठन जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी के करने के लिए क्या होते हैं, पूरा करने के लिए संगठित होते हैं, आगे तक बात समझ में। तो सहकारिता क्या होगी आपके 1946 के माध्यम से इसको परिभाषित किया जाए तो एक इस प्रकार का संगठन है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह क्या करेगा, अपने यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक हितों की उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, आपके यहाँ पे किसी एक स्थान विशेष पे क्या होते हैं, संगठित होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझिए। तो
तो 1946 की परिभाषा के माध्यम से क्या करोगे आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से परिभाषित करोगे। अब देखिए मान के चलिए आपको अगले साल किस प्रकार से होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान के चलिए आप किसी गाँव में निवास करते हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, किसी गाँव में निवास कर रहे हो। गाँव में क्या करे, किसी व्यक्ति की मान के चलिए उसकी एक महीने की इनकम मान के चलिए 500 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक महीने की इनकम उसके पास में 500 रुपए, और 500 रुपए में से क्या करता है आपका यहाँ पे, ठीक है, उसके द्वारा हर महीने की क्या होता है 150 रुपए क्या करता है वो बचत के रूप में अपने पास में यहाँ पे रखता है। हर महीने कितने रुपए बचा रहा है वो 150 रुपए अपने पास में यहाँ पे बचा रहा है, ठीक है। अब 150 रुपए क्या कर पाओगे आप किसी प्रकार से किसी बैंक में आप नहीं जमा करते हो, नहीं किसी और अन्य माध्यम से करते हो। अब ऐसी जो बचत राशि जो आपके पास में होती है उसको क्या करते हो, किसी एक ऐसे स्थान विशेष पे क्या करते हो आप उसको यहाँ पे जमा करने का प्रयास करते हो कि भाई जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वहां से क्या करोगे आप वहां से उस राशि को दोबारा प्राप्त कर सकते हो, उस राशि को उससे अधिक राशि को क्या कर सकते हो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब क्या किया, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति हो गया, इसके अलावा 10 व्यक्ति ऐसे और हैं जिनके पास भी क्या हो रही है, उनकी इनकम भी कितनी बच रही है, यहाँ पे महीने की जो बचत हो रही है कितनी हो रही है 150 रुपए हो रही है। अब वो 10 व्यक्ति क्या करेंगे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब उन 10 व्यक्ति द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा होने के बाद में व्यक्ति क्या करेंगे अपने जितने उनके पास में 150 रुपए बचे थे उसको क्या करेंगे एक जगह कर लेंगे, और उसके पास में जो टोटल जो अमाउंट कितना होगा उनके पास में 1500 रुपए हो गए, ठीक है। अब 1500 रुपए में से मान लीजिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को धन दिया जाएगा जिसको वास्तव में क्या उसकी आपकी यहाँ पे आवश्यकता हो, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी आपकी यहाँ पे उसकी ज्यादा आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे वहां पे 1500 में से किसी व्यक्ति ने मान के चलिए ले लिया आपके यहाँ पे 500 रुपए, ठीक है, बाकी अमाउंट बच गया, बाकी अमाउंट भी किसी व्यक्ति ने ले लिया ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है कि आपसे सहायता करने के लिए, आपसे सहयोग करने के लिए क्या करते हैं इनके द्वारा एक समिति बना दी गई। आज की डेट में मान लीजिए इसमें 10 लोग हैं, इन फ्यूचर इसमें बढ़ के कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 20 भी हो जाएंगे, 50 भी हो जाएंगे, 100 भी हो जाएंगे, 200 भी हो जाएंगे, 500 भी हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर आपके यहाँ पे इसके बारे में अलग आपके यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, बट 100 या 100 से अधिक लोग तो आपके यहाँ पे इसके अंदर शामिल होंगे ही हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। अब उन व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाएगा अपने यहाँ पे जो भी मासिक जो उनकी बचत रहेगी उस बचत को क्या करते रहेंगे आपके यहाँ पे वो जमा करते रहेंगे, और फिर आवश्यकता पड़ने पे क्या किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे वहां पे अपने धन को वहां पे वो क्या करते रहेंगे लेते रहेंगे, ठीक है। वहां से जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता पड़ी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वहां पे उतना अमाउंट उस व्यक्ति द्वारा वहां से प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या रहेगा उनका एक आपसी सहयोग रहेगा, उस आपसी सहयोग के आधार पर क्या की गई थी आपके सहकारिता को, ठीक है, इसकी सहकारिता का गठन किया गया था, और इसी के आधार पर क्या करें अपन यहाँ पे इसकी डिफाइन करने का प्रयास करें, इसकी परिभाषा में उसके बारे में बता रहे हैं कि वो 1946 में जो बनाई गई थी आपके यहाँ सहकारी समिति योजना जो लाई गई थी उस योजना में क्या कहा गया था, कोई एक ऐसा संगठन रहेगा जिसमें एक व्यक्ति और व्यक्तियों को समूह क्या करेगा अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा वो क्या करेगा इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, इस प्रकार के संगठनों के माध्यम से वो जुट जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसके में होगी आपके यहाँ पे 1946 में दी गई आपके यहाँ पे सहकारी समिति योजना के बारे में जो डेफिनेशन थी उसके बारे में अपन यहाँ पे बात की, ठीक है। उसके बाद में दूसरी होती है आपके यहाँ पे भारतीय सहकारी साख अधिनियम 1912 में लाया जाता है, ठीक है। तो 1912 में लाया गया भारतीय सहकारी साख अधिनियम, उसके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे 1912 में लाया गया में लाया गया सहकारी साख अधिनियम, देखिए तो क्या किया गया आपके 1912 में लाया गया सहकारी साख अधिनियम में, उसमें किस प्रकार से इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया गया था उसमें देखिए आपके यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें कहा गया था ये क्या होती है एक इस प्रकार की समिति होती है सहकारी क्या होती है आपके यहाँ पे सहकारी साख समिति क्या होती है आपके यहाँ पे, ये एक इस प्रकार की समिति होती है, एक इस प्रकार की समिति होती है जिसके सदस्यों का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से सहकारिता के माध्यम से अपनी
से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना होता है, से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना होता है। ठीक है, तो आगे तक बात समझी। तो 1912 में सहकारी साख अधिनियम लाया गया था, उसमें क्या कहा गया था, सहकारिता के माध्यम से क्या रहता है, उसके अनुरूप सहकारिता के माध्यम से अपने आर्थिक हितों की क्या करना होता है, उसका अपने पूर्ति करना होता है। आर्थिक हितों की पूर्ति मांगने के लिए या ये मांगने के लिए आर्थिक हितों में क्या करना होता है, उसका आपके अंदर वर्दी करना होता है। बात है कि आगे आपके अंदर घूमे फिरा के वर्दी कीजिए से आप इसकी पूर्ति कीजिए, दोनों पॉइंट क्या रहेंगे आपके यहाँ पे एक बेसिस पे रहेंगे, एक समय आपके यहाँ पे दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ तक की बात समझिए। ठीक है, तो आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाएगा, इनके द्वारा यहाँ पे कार्य किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये कब की बात है आपके यहाँ पे, सहकारी साख अधिनियम 1912 के अंदर क्या किया था आपके यहाँ पे, इसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके पास में फंड कहां से प्राप्त होता है, सहकारी समिति के पास में फंड कहां से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन सहकारी समिति के पास में जो फंड प्राप्त होता है वो मुख्यतः क्या होता है, नाबार्ड के माध्यम से क्या होता है, या जो आपकी केंद्रीय जो बैंक होते हैं उनसे क्या करता है आपके यहाँ पे, या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक से क्या करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ऋण प्राप्त किया जाता है। तो सहकारिता में क्या होता है, इन समितियों में धन मुख्य रूप से सहकारी, केंद्रीय सहकारी, मुख्य रूप से केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उसे ब्याज पर अपने सदस्यों को देते हैं, और उसे ब्याज पर अपने सदस्यों में वितरित कर देते हैं, और उसे ब्याज पर अपने सदस्यों में वितरित कर देते हैं। ठीक है, तो आगे आप समझिए, जो प्राप्त हुआ धन क्या है, उसको आप आपसी सहमति के आधार पे अपने सदस्यों ने क्या कर दिया, वहां पे इसको वितरित करने का काम कर दिया गया। ठीक है, और यह बात, इसके अलावा क्या रहेगा, जो थोक व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी से बात की जाए वस्तु के आधार पे, थोक व्यापारी से, ठीक है, वस्तु एक स्थान पर, थोक व्यापारी से वस्तु प्राप्त कर उसे, ठीक है, वस्तु प्राप्त कर उसे, ठीक है, अपने सदस्यों में उचित रूप से वितरित कर देते हैं। अपने सदस्यों में उचित रूप से वितरित कर देते हैं। ठीक है, अपने सदस्यों में क्या करेंगे, उसको आपके यहाँ पे उचित रूप से लेकर के क्या करेंगे, सदस्यों के मध्य आपसी मध्य क्या कर दिया जाएगा, उनको यहाँ पे वितरित करने का काम कर दिया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, धन को लेकर क्या कर देंगे, सदस्यों में यहाँ पे वितरित करने का काम कर देंगे। ठीक है, आ गया बात यहाँ तक समझ में। ये तो यहाँ तक क्या थी, इसके बारे में परिभाषाओं के बारे में बात की। अभी तक की जो राम कहानी थी, जो आपने पढ़ा, इसमें जाना कि सहकारिता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कब शुरू हुई थी, क्या उद्देश्य रहता है, वो सारे पॉइंट कहते हैं आपके यहाँ सहकारिता के बारे में, इसकी परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे जो फैक्चुअल जो डाटा है आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत में सबसे पहले सहकारिता की शुरुआत कहाँ हुई थी। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि भारत में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कहाँ की गई थी।
ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत 1904 में डी भरतपुर से की गई। ठीक है। तो सबसे पहले सहकारिता की शुरुआत कहाँ हुई थी आपके यहाँ पे 1904 के अंदर डी भरतपुर से क्या की गई थी आपके यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। ये डी भरतपुर कहाँ आपका यहाँ पे राजस्थान से की गई थी। डी भरतपुर कहाँ आपका यहाँ पे ये आ गया आपका राजस्थान से की गई थी। ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले कौन से राज्य से होती है, तब आपको बताना है कि राजस्थान से होती है। कौन से जिले से होती है, तब आपको बताना भरतपुर जिले से होती है। और यदि आपसे पूछ ले कौन से स्थान से होती है, तो स्थान में बताना आपको डिग से होती है। कब होती है 1904 के अंदर क्या की जाती है आपके यहाँ इसकी शुरुआत करने का काम किया जाता है आपके यहाँ पे। ठीक है। आगे तक बात समझ में। अब राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में इसका ढांचा कैसा आपका यहाँ पे, राजस्थान में इसका क्या है आपका यहाँ पे त्रिस्तरीय ढांचा है। राजस्थान में किसी सहकारिता का ढांचा किस प्रकार का आपका यहाँ पे, सहकारिता का जो ढांचा है वो कौन सी स्तर का आपका त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है। इधर सहकारिता का ढांचा कौन सा आपका त्रिस्तरीय प्रकार का ढांचा है। त्रिस्तरीय प्रकार का ढांचा है। ठीक है। कि कौन सी प्रकार का ढांचा इसका आप कहेंगे त्रिस्तरीय प्रकार का ढांचा है। मतलब क्या है, गांव में भी रहेगी, जिले में भी रहेगी और राज्य के अंदर भी रहेगी आपके यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार क्या मिलेगा आपके यहाँ पे सहकारिता का ढांचा आगा आपको यहाँ त्रिस्तरीय प्रकार का ढांचा है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए आपके यहाँ पे, अब ये इसके अंदर होगा आपके यहाँ पे। अब आपके दिमाग में चीज सर ये जो सहकारिता है ये विषय किस प्रकार का है, क्या राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो राज्य है इसे 1919 के अंदर सहकारिता को 1919 के अंदर सहकारिता को 1919 से राज्य सूची का या प्रांतीय विषय राज्य सूची का प्रांतीय विषय बना दिया गया। ठीक है। राज्य सूची का प्रांतीय विषय क्या कर दिया आपके यहाँ इसको बना दिया गया है। ठीक है। तो आगे सहकारिता 1919 से क्या कर दिया आपके यहाँ पे राज्य सूची का प्रांतीय विषय इसको आपके यहाँ पे बना दिया गया है आपके यहाँ पे। ठीक है। और ये किस प्रकार का ढांचा होगा आपका यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रकार क्या होगा आपका यहाँ पे ये ढांचा होगा आपका यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अब एक जो क्वेश्चन आपसे मेनली जो पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सहकारिता के जो आपके यहाँ पे राजस्थान में जो सहकारिता है इसका प्रायोजक कौन है, तो आपके यहाँ पे राज्य सरकार आ जाएगी। राजस्थान में सहकारिता की प्रायोजक कौन होगी आपके यहाँ पे राज्य सरकार क्या रहेगी, राजस्थान में सहकारिता की प्रायोजक रहेगी। ठीक है। तो राजस्थान में सहकारिता की प्रायोजक कौन होगी आपके यहाँ पे राज्य सरकार क्या रहेगी आपके यहाँ पे इसकी प्रायोजक ये रहेगी। ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझिए। तो अभी तक के पॉइंट के बारे में अपने बात की, इसके बारे में जो फैक्चुअल जो डाटा थे इसके बारे में अपने बात की। ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट हुआ क्लियर। आगे देखिए इसके अंदर आपका यहाँ पे। ठीक है। बात करते हैं इसके त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बात करते हैं। सहकारिता के त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में देखिए। सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा, सहकारिता का त्रिस्तरीय ढांचा। ठीक है। तो सहकारिता त्रिस्तरीय ढांचा किस प्रकार का होता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। उससे पहले आगे बात करने से पहले क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। आज का जो सहकारिता का जो अपना टॉपिक शुरू हुआ है उसके बारे में देखिए आप यहाँ पे कहां से शुरू हुआ है और कौन कौन से पॉइंट्स इसके बारे में अपन 1 by 1 पॉइंट के आधार दिया करते हैं, इसका रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने शुरुआत की, आज यहाँ पे अपन ने बात की थी सहकारिता से शुरुआत की थी। किससे, सहकारिता से क्या की थी शुरुआत की थी, जिसके बारे में मैंने बात की कि आपकी रीट के अंदर कुल कितने हैं 4 टॉपिक दिए गए हैं। एक बैंक के बारे में दिया गया है,
एक आरबीआई के बारे में दिया गया है, एक बीमा के बारे में बात दी गई है और एक किसके बारे में बात की गई है, आपके यहाँ सहकारिता के बारे में बात की गई है। कुल क्या होगा आपके यहाँ 4 प्रकार के टॉपिक है। बैंक और आरबीआई के बारे में अपन पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज अपना तीसरा टॉपिक जिसके बारे में शुरू कर रहे हैं अपन सहकारिता है। सहकारिता का मतलब क्या रहेगा आपका यहाँ पे, सहकारिता का मतलब क्या होगा, 10 या 15 लोगों क्या रहेगा आपका यहाँ पे एक ऐसा समूह रहेगा जिसके द्वारा क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे ये कार्य किया जाएगा, ठीक है। और कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है आपके यहाँ पे आपसी सहयोग के आधार पर क्या किया जाएगा, कार्य करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। किसके आधार पर किया जाएगा, आपसी सहयोग के आधार पर आपके यहाँ पे कार्य किया जाएगा, वही किस में आपके यहाँ पे सहकारिता में शामिल किया जाता है। आगे देखिए इसके बारे में अपन ने बात की। इसका शुरुआत करने वाला कौन थे, जनक कौन थे इसके आपके यहाँ पे, रॉबर्ट ओवन थे। और क्या थे इसके आपके यहाँ पे शर्तें, जो मंत्र बताया गया था वो क्या बताया गया था, एक सबके लिए सब एक के लिए क्या बताया गया था, इसका मंत्र बताया गया था। न्यूनतम सदस्य अधिकतम सदस्य के बारे में बात की, 15 हो गए, अधिकतम कितने होगा आपके यहाँ पे 100+ हो गया आपके यहाँ पे। ये इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात की थी अपन यहाँ पे, किस प्रकार से इसके बेनिफिट्स के कौन कौन से फायदे आपके यहाँ पे होने वाले हैं, इन सभी पॉइंटों के बारे में अपन डिस्कस किया था, ठीक है। और सहकारी संगठनों के पास में कौन सा होता है, कानूनी अधिकार होता है। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, पिछली बार जो कोऑपरेटिव बैंक की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारिता का रजिस्ट्रेशन करने का काम किसके पास होता है, तो ध्यान रखिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है उसका जो रजिस्ट्रार होता है वही क्या करता है, सहकारिता का पंजीकरण करने का काम करता है। कहने का मतलब क्या, यदि कोई नई सोसाइटी यदि स्टेब्लिश की जाएगी तो सोसाइटी का जो उस सोसाइटी के बारे में परमिशन देने का काम या उस सोसाइटी के बारे में अनुमति देने का काम किसके पास में रहेगा आपके यहाँ पे, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास में उसका यहाँ पे, ठीक है, उसके पास में इसका अधिकार है। आपको यहाँ पे यह परिभाषा के बारे में बात की, इसकी कौन सी सहकारी समिति योजना 1946 के माध्यम से जो परिभाषा दी गई थी उसमें ये बात कही थी, एक व्यक्ति और व्यक्ति और समूह क्या करेगा, अपने आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या रहेंगे, संगठित होते हैं। वो जो संगठन होगा वही क्या रहेगा आपके यहाँ पे सहकारी समिति में शामिल किया जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या लाया था 1912 में आपका सहकारी साख अधिनियम लाया गया था। तो इसके बारे में ध्यान रखिए, सहकारी साख अधिनियम के माध्यम से क्या था कि सहकारिता के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं या उसके लिए क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। वो काम क्या किया गया था, इसके 1912 के सहकारी साख समिति अधिनियम जो लाया गया था उसके माध्यम से इसकी परिभाषा की गई थी आपके यहाँ पे। और इन समितियों मुख्य रूप से धन कहां से प्राप्त होता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों से क्या करते हैं, ये अपने धन प्राप्त करते हैं। और धन को क्या करते हैं, अपने ब्याज में उसके बाद जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितने भी सदस्य रहेंगे सभी सदस्यों में क्या करते हैं यहाँ पे जितनी आवश्यकता अनुसार क्या दिया जाता है उसको वितरित कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं वहां से इसको आपको यहाँ पे धन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, थोक प्राप्त से जो वस्तु होती है उसके बारे में बात की गई अपने यहाँ पे। राजस्थान में बात की अपन सबसे पहले 1904 भरतपुर राजस्थान से क्या होती है इसकी शुरुआत होती है। तो राज्य कौन सा, राजस्थान, जिला कौन सा, भरतपुर, और स्थान कौन सा आपका लीग, और कब हुई थी 1904 में हुई थी। और सेक्रेटरी ढांचा किस प्रकार का त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है। और 1919 में क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे राज्य सूची का प्रांतीय विषय बना दिया गया था, ठीक है। तो आज इस सेशन में अपने अभी तक इतना इसके बारे में डिस्कस किया, बाकी का जो पार्ट है अपन क्या करेंगे उसको अपने यहाँ पे दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे कि सहकारिता जो त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, किस प्रकार से क्या जाता है, जो ढांचा आपके यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। बाकी का जो पार्ट रहेगा अपन क्या करेंगे उसके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो उसके बारे में क्या कर सकते हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। ओके, धन्यवाद।